नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास लेकर। आज की क्लास में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन में हमारे पास है हल, कोफका, हेपर्टी, स्किनर। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की। ये सिद्धांत दिया था किसने? स्किनर ने। इस सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं? RS थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, क्रिया होती है, अनुक्रिया होती है, यानी कि रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद जो है स्टिमुलस दिया जाता है। तो देखिए जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है ये स्किनर ने किस पर किया था? चूहे के ऊपर ये प्रयोग किया था। एक चूहे को जो है एक बॉक्स में बंद कर दिया गया, चूहे को एक पिंजरे में जो है बंद कर दिया गया, एक बॉक्स में रखा गया चूहे को। और यहाँ पर जो चूहा है उसके सामने उद्दीपक नहीं दिया गया है। पहले उसे क्या करनी पड़ेगी? अनुक्रिया करेगा। तो चूहा जो है ऐसे ही पिंजरे से बाहर निकलने के लिए जो है अनुक्रिया करता है, इधर उधर उछलता है। और यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ था और यहाँ पर जो है एक भोजन की व्यवस्था यहाँ पर थी। इस प्रकार से यहाँ पर भोजन की व्यवस्था थी। तो यहाँ पर जो चूहा है बाहर निकलने के प्रयास करता है और गलती से ये जो लीवर है ना ये दब जाता है चूहे से, और यहाँ से जो है इस प्लेट में दाने आ जाते हैं और ये जो दाने हैं चूहा खा लेता है, यानी कि उसको जो है भोजन प्राप्त हो जाता है। उद्दीपक हम इसको कहेंगे, उद्दीपक उसको प्राप्त हो जाता है। और ये जो उद्दीपक है उसके लिए किसका कार्य करता है? पुनर्बलन का कार्य करता है। पुनर्बलन का कार्य करता है। अब चूहे को जो है जब भी भूख लगेगी तब वो क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा और लीवर को दबाकर अपना भोजन प्राप्त करेगा। धीरे धीरे वो लीवर को दबाना सीख जाएगा, भोजन प्राप्त करना सीख जाएगा। तो ध्यान रखेंगे स्किनर ने किस पर जोर दिया है? पुनर्बलन पर जोर दिया है अपने सिद्धांत में। पुनर्बलन पर जोर दिया है। ये क्या कहते हैं कि सीखने में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पुनर्बलन जरूरी है। बालक जब भी कोई क्या करे, अच्छा व्यवहार करे। कैसा? अच्छा। जब बालक व्यवहार करे तो उसको क्या दिया जाए? पुनर्बलन दिया जाए, ताकि बालक जो है उस व्यवहार को बार बार करे, दोहराए उस व्यवहार को। तो देखिए पुनर्बलन इनके सिद्धांत में जो है बहुत जरूरी माना है इन्होंने। पुनर्बलन को जो है इन्होंने अपने सिद्धांत में उच्च स्थान दिया है। इस शब्द को याद रखिएगा, पुनर्बलन का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहते हैं। वैसे तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने दिया था, लेकिन अपने सिद्धांत में पुनर्बलन की बात किसने दी? पुनर्बलन पर जोर किसने दिया? ये दिया किसने? स्किनर ने। तो देखिए यहाँ पर चूहे को जो है पुनर्बलन प्राप्त होता है उद्दीपक के रूप में, भोजन के रूप में। और जो चूहा है बार बार अनुक्रिया करता है और भोजन प्राप्त करना सीख लेता है। तो ध्यान रखिएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था स्किनर ने। प्रयोग किया था किस पर? चूहे पर। अभिकर्म समायोजन अधिगम का प्रत्यय जो है किसके द्वारा दिया गया? हल के द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, स्किनर द्वारा या वॉटसन द्वारा? तो देखिए हमने बात अभी की थी स्किनर की। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इस सिद्धांत में इन्होंने जो है अभिकर्म समायोजन संप्रत्यय अधिगम का संप्रत्यय दिया। इसमें क्या कहा कि जो समस्या है, संपूर्ण समस्या बालकों के सामने ना रखकर कैसे टुकड़ों में, इकाइयों में बांट कर रखी जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है समस्या को बालकों के सामने रखा जाए। इसी प्रकार से बालक जब कोई विषय वस्तु पढ़ रहे हैं तो संपूर्ण विषय वस्तु बालकों के सामने ना रखकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, इकाइयों में बांटकर पढ़ाया जाए। इकाई में बांटने से क्या होगा? इकाइयों में जब कोई भी विषय वस्तु बांटी जाएगी,
एक इकाई जब पूरी हो जाएगी तो उसको क्या करा जाए, बालकों को एक इकाई को अच्छे से सिखाया जाए, दूसरी इकाई पर कब जाया जाए, पहली इकाई जो है अच्छे से कराई जाए, बालकों को अच्छे से विषय वस्तु सिखाई जाए, उसके टेस्ट लिए जाए, और बालकों को जो बालक अच्छा कर रहे हैं उनको यहाँ पर क्या दिया जाए, पुनर्बलन दिया जाए, पुनर्बलन दिया जाए, ताकि वो अगली विषय वस्तु पर, अगली इकाई पर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। तो ध्यान रखिएगा, अभिकर्म समायोजन अधिगम का जो संप्रत्यय है वो किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। आंसर रहेगा यहाँ पर हमारा सी। नेक्स्ट, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, या फिर सतत पुनर्बलन की अपेक्षा जो है अधिक प्रभावी होता है। तो देखिए स्किनर ने क्या कहा कि दो प्रकार के पुनर्बलन होते हैं, कौन से, एक तो होता है आंशिक पुनर्बलन और एक होता है सतत पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन, तो देखिए इन्होंने ज्यादा प्रभावी माना है किसको, आंशिक पुनर्बलन को, किसकी तुलना में, सतत पुनर्बलन की तुलना में। देखिए सतत पुनर्बलन क्या है कि आप हर कार्य के लिए बालकों को बार बार शाबाशी देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, जबकि ये क्या कहते हैं कि अगर आप बार बार बालकों की छोटे छोटे कार्यों के लिए उसकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, तो जो है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या देना चाहिए, बालकों को आंशिक पुनर्बलन देना चाहिए। इन्होंने महत्वपूर्ण माना है किसको, आंशिक पुनर्बलन को। तो देखिए सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी माना है इन्होंने किसको, आंशिक पुनर्बलन को, यानी कि रुक रुक कर देना। आंशिक का मतलब है कि रुक रुक कर बच्चों को जो है पुनर्बलन देना, शाबाशी देना, तारीफ करना, बार बार लगातार नहीं देना है, आंशिक रूप में देना है, रुक रुक कर देना है। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर डी। निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, शारीरिक दंड, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक शारीरिक पुनर्बलन, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए दो प्रकार के पुनर्बलन होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। देखिए यहाँ पर एक पुनर्बलन जो है वो नकारात्मक है और एक होता है सकारात्मक। तो देखिए सकारात्मक में क्या किया जाता है कि बालकों की तारीफ की जाती है, प्रशंसा की जाती है, ये तो होगा सकारात्मक। जहां पर बालक गलत व्यवहार करता है तो उसको वहां पर उसको रोकने के लिए उसको डांटा जाता है, उसको जो है डराया धमकाया जाता है, तो ये होगा क्या, नकारात्मक पुनर्बलन। शारीरिक दंड ये भी नकारात्मक पुनर्बलन में शामिल है। तो ये जो है कौन सा प्रकार नहीं है, तो देखिए ये भी पुनर्बलन का प्रकार है, ये भी है, ये भी है। तो आंसर हमारा रहेगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय व्यतीत करना, मीन मेक निकालकर बंद करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है, सकारात्मक दंड की। और मित्रों के द्वारा उपहास उड़ाना ये क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन है। कौन सा, सकारात्मक पुनर्बलन है। क्यों, क्योंकि देखिए मित्रों के द्वारा मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, अगर हम मानकर चलिए एक बालक है जो रोज जो है बिना नहाए क्लास में आ जाता है, स्कूल चला जाता है, जब उसके मित्र उसकी मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे, तो वो अपने व्यवहार में चेंज लाएगा, हो सके अगले दिन से वो नहाकर जाए। तो ये इसके लिए क्या होगा, सकारात्मक पुनर्बलन का कार्य करेगा। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ए। कोलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है, कैसे होता है सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, प्रयास द्वारा सीखना, सूझ द्वारा सीखना, या फिर अभ्यास द्वारा सीखना। तो देखिए कोहलर और कोफका कौन थे, गेस्टाल्टवादी थे, और गेस्टाल्टवादी जो है संज्ञान द्वारा सीखने पर बल देते हैं, बुद्धि द्वारा, मानसिक प्रक्रिया ये मानते हैं सीखने को। इन्होंने जो है इनसाइट थ्योरी दी थी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। सूझ का सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं,
सूज का सिद्धांत। सूज का सिद्धांत, देखिए इंसाइट उत्पन्न होती है कैसे, जब कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है तो हम उस समस्या का क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, पूरी परिस्थिति को एक साथ देखते हैं। ये संपूर्ण पर बल देते हैं कौन, गेस्टाल्टवादी। संपूर्ण या फिर कहे समग्र पर बल देते हैं, समग्रता पर बल देते हैं ये, यानी कि पूरी परिस्थिति को समग्र रूप से, संपूर्ण रूप से देखना है। कोई समस्या आ जाए तो संपूर्ण रूप से उसको देखना है, शांत माहौल में उसका क्या करना है, अवलोकन करना है। क्योंकि सीखना ये क्या मानते हैं, एक मानसिक प्रक्रिया मानते हैं, संज्ञान द्वारा सीखना होता है, बुद्धि का उपयोग करके सीखा जाता है। तो जब हम किसी जो परिस्थिति का या फिर कई समस्या का अवलोकन करते हैं, अपनी योग्यता के, मानसिक योग्यता के आधार पर उसका जो है हम समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, तो अचानक से जो है सूझ उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, सूझ, इंसाइट उत्पन्न होती है, सूझ उत्पन्न होती है, और समस्या का क्या निकल कर आता है, समाधान निकल कर आता है। तो देखिए कोहलर और कोफका के अनुसार सीखना होता है किसके द्वारा, सूझ द्वारा, इंसाइट द्वारा। आंसर हमारा रहेगा यहां पर सी। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशुओं से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, परिस्थितियों के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। बात किसकी हो रही है, कोहलर की। और कोहलर कौन थे, गेस्टाल्टवादी थे। इन्होंने सीखना जो है संज्ञान द्वारा माना है, बुद्धि यानी कि अपनी मानसिक योग्यता के आधार पर, बुद्धि के आधार पर जो है सीखना होता है, और सीखने को इन्होंने क्या माना है, संज्ञानात्मक संकार्य माना है। तो आंसर हमारा यहां पर रहेगा क्या, सी। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने प्रयोग किया था। तो देखिए यहाँ पर अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की बात हो रही है, ये किसने दिया था, ये दिया था कोहलर ने। इसका दूसरा नाम क्या है, सूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी भी हम इसको कहते हैं, सूझ का सिद्धांत। और ये सिद्धांत इन्होंने किस पर किया था, तो ये सिद्धांत किया था कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर, चूहे पर। तो देखिए कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था, पावलव ने किया था, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने, चूहे पर स्किनर ने किया था। जबकि जो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत है कोहलर ने जो दिया था वो किस पर किया था, वनमानुष पर किया था, चिंपैंजी पर किया था। और इस चिंपैंजी का नाम कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो नाम याद रखने का इसका, सुल्तान इसका नाम है, नाम इसका याद रखिएगा। सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर इन्होंने जो है अपना प्रयोग किया था, जिस प्रयोग को हम जानते हैं अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के नाम से। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, एक चिंपैंजी को, वनमानुष को क्या किया, एक पिंजरे में बंद किया। इन्होंने जो है 4 समस्यात्मक परिस्थितियां उस चिंपैंजी के सामने जो है प्रस्तुत की। तो ध्यान रखिएगा इन्होंने कितने प्रयोग किए, 4 प्रयोग इन्होंने किए। संख्या याद रखिएगा, 4 प्रयोग इन्होंने चिंपैंजी के ऊपर किए थे। चिंपैंजी को इन्होंने यहाँ पर पिंजरे में बंद किया था, किसको, वनमानुष को, और उसको सामने यहाँ पर क्या रख दिए थे, केले रख दिए थे। ध्यान रखिएगा केले रख दिए उसके सामने। अब चिंपैंजी के पास जो है एक छड़ी रख दी गई, एक छड़ी रख दी गई। अब जो है चिंपैंजी क्या करता है, पहले तो केलों को जो है हाथ से निकालने की कोशिश करता है, थक हार कर वो बैठ जाता है। फिर क्या करता है, पूरी परिस्थिति का यानी कि संपूर्ण की बात ये करते हैं कौन, गेस्टाल्टवादी, समग्रता की, संपूर्ण की बात करते हैं। तो चिंपैंजी जो था वो क्या था, उच्च बुद्धि का जानवर होता है, इसमें उच्च बुद्धि होती है। तो जो ये चिंपैंजी है, ये जो वनमानुष है, ये संपूर्ण परिस्थिति का, संपूर्ण जो परिस्थिति है इसका शांत माहौल में अवलोकन करता है, उसको देखता है, अपनी जो है बुद्धि का इस्तेमाल करता है। और वो क्या देखता है, यहाँ पर छड़ी है, यहाँ पर केला है, ये पिंजरा जो है अवरोध का कार्य कर रहा है। अब वो क्या करता है, तो इस छड़ी से उसको जो है बैठे बैठे सूझ उत्पन्न होती है, उसमें इंसाइट उत्पन्न हो जाती है। और छड़ी से क्या करता है, बंदर जो है वो केले ले लेता है, चिंपैंजी क्या करता है, उन केलों को प्राप्त कर लेता है। बाद में क्या किया जाता है कि केलों की दूरी यहाँ पर कर दी जाती है, केलों की जो दूरी है वो बढ़ा दी जाती है, और उसके पास छड़ी जो है एक और रख दी जाती है। अब उसके पास कितनी छड़ी है, 2 छड़ी है।
पहले तो उसने क्या किया, उसके पास कौन सा अनुभव है, एक छड़ी से केले प्राप्त करने का अनुभव उसको प्राप्त है। पहले उसने एक छड़ी से केले प्राप्त किए थे, अब भी वो क्या कर रहा है, एक ही छड़ी से दूसरे दूरी पर जो केले रखे हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन केलों की दूरी ज्यादा हो गई है, अब दूरी ज्यादा हो गई है तो एक छड़ी से उसको प्राप्त नहीं हो गए, थक हार कर वो बैठ जाता है। बाद में जो है वो पूरी परिस्थिति का अवलोकन करता है, उसकी जो छड़ी है दो छड़ी पर नजर पड़ती है और वो दोनों छड़ी को जोड़कर जो है केले को प्राप्त कर लेता है, यानी कि उसमें जो है सूझ उत्पन्न होता हो जाती है और सूझ के आधार पर वो अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। तो ये दो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, यहाँ पर छड़ियों का प्रयोग किया गया। एक और परिस्थिति इसके सामने, दो परिस्थिति और उत्पन्न की गई कि बंदर यहाँ पर इस पिंजरे में बंद है और छत पर जो है केले लटका दिए जाते हैं, इस प्रकार से छत में केले लटकाए जाते हैं। अब बंदर जो है यहाँ पर एक बॉक्स रख दिया जाता है। पहले तो जो वन मानुस है, चिंपैंजी है, उछल कर उन केलों को लेने का प्रयास करता है। जब वो थक हार कर बैठ जाता है, अपनी जो है बुद्धि का इस्तेमाल करता है, पूरी परिस्थितियों को एक साथ देखता है, तब उसमें इंसाइट उत्पन्न होती है और वो ये बॉक्स यहाँ पर लाकर उसके ऊपर चढ़कर केले प्राप्त कर लेता है। दूसरा जो प्रयोग है, यहाँ पर क्या किया जाता है कि केलों की जो ऊंचाई है वो बढ़ा दी जाती है। केलों की ऊंचाई बढ़ा दी गई और यहाँ पर दो तीन बॉक्स और रख दिए गए। दो तीन बॉक्स इसके सामने रख दिए गए। अब उसने जो पहला अनुभव प्राप्त किया था एक बॉक्स पर चढ़ने का, तो वो अपने पहले अनुभव का उपयोग करता है, एक बॉक्स पर चढ़कर केले लेने की कोशिश करता है। लेकिन केलों की ऊंचाई तो जो है बढ़ा दी गई है, ऊपर कर दिए गए हैं केले। अब वो थक हार कर बैठ जाता है, पूरी परिस्थिति को देखता है तो उसकी नज़र जो है अन्य बॉक्सों पर पड़ती है और सूझ उत्पन्न होती है। यहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल करता है, सूझ उत्पन्न होती है, अचानक से सूझ उत्पन्न होती है और वो क्या करता है, इस बॉक्स को इस बॉक्स के ऊपर रखता है और केलों को प्राप्त कर लेता है। यानी कि बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखना उसने सीख लिया, अपनी समस्या का समाधान कर लिया। किसके आधार पर, सूझ के आधार पर, इंसाइट के आधार पर। तो देखिए ये था हमारा क्या, कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और ये किस पर किया था, ये किया था इन्होंने चिंपैंजी पर, वन मानुस पर। आंसर रहेगा बी। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद या फिर गेस्टाल्टवाद। तो देखिए अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। पूरा सिद्धांत हमने पढ़ लिया है पिछले क्वेश्चन में। किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। और कोहलर कौन थे, गेस्टाल्टवादी थे। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर गेस्टाल्टवाद, डी। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था, बात किसकी हो रही है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत की, सूझ के सिद्धांत की। और पूरा सिद्धांत पढ़ लिया है। सूझ के सिद्धांत की बात हो रही है, किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। और कोहलर कौन थे, गेस्टाल्टवादी थे। तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, आंसर रहेगा डी। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए बात किसकी हो रही है, सूझ के सिद्धांत की, अंतर्दृष्टि सिद्धांत की। और ये किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत इन्होंने दिया था। पावलव ने कौन सा दिया था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत इन्होंने दिया था। किसने, पावलव ने, कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही थी, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, प्रतिपादन किया था। तो देखिए ये है कोहलर। कोहलर कौन थे, गेस्टाल्टवादी थे। तो आंसर हमारा रहेगा बी। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या फिर अधिगम का सिद्धांत। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं क्या, अधिगम का सिद्धांत। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया था, सीखने का सिद्धांत इन्होंने दिया था। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर डी।
तो देखिए ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।